डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक आ गया है और आपके पास जो टाइम है वो एक लिमिटेड टाइम है। जो स्टूडेंट इस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कर लेगा, एक स्ट्रेटजी बना करके अपनी प्रिपरेशन करेगा, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। चाहे अभी तक हमने इतनी अच्छी तैयारी नहीं की है, लेकिन अब जो टाइम हमारे पास है इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। पूरे सिलेबस को किस तरह से हम डिवाइड करेंगे, किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, उन सब पॉइंट्स को मैं चैप्टर वाइज यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो आपके पास सबसे पहले टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने के लिए मैंने इस पूरे यूनिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्स, सेकेंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। जिन बच्चों ने फिजिक्स की अच्छी प्रिपरेशन कर ली है और जिन बच्चों ने अभी तक इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं की है, किसी वजह से उनकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, तो आपको किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गाइडलाइंस अब मैं आपको देने वाला हूं, अगर आप प्रॉपरली इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका स्कोर आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा रहेगा। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के रिगार्डिंग कुछ बातें याद रखनी हैं, जिनमें से सबसे पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक चार्ज हम किस तरह से किसी बॉडी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमें इस बात का नॉलेज है कि किसी बॉडी को चार्ज करने के हमारे पास 3 प्रोसेस होते हैं, 3 मेथड होते हैं। आप फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर सकते हैं, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यूज़ कर सकते हैं, और एज वेल एज बाय टचिंग अ चार्ज्ड बॉडी विद अनचार्ज्ड बॉडी। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि चार्जिंग प्रोसेस में एक बॉडी पॉजिटिव हो जाएगी, एक बॉडी नेगेटिव हो जाएगी। आपको ये भी याद रखना है कि जो डिफरेंट बॉडीज़ हमारे पास होती हैं, प्लास्टिक है, ग्लास है, वूलन क्लॉथ है, फर है, कैट स्किन है, एम्बर है, एबोनाइट है, अगर जब हम इनको रब करते हैं तो किस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। उसके बाद आपको क्लियर होना चाहिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू NE। किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। आपको क्वांटाइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और बात का नॉलेज होना जरूरी है। कभी प्रॉब्लम में आपको मास गिवन होता है और मास से आपको एटम्स कैलकुलेट करके और फिर चार्ज को सॉल्व करना पड़ता है। तो वहां पर आप किस तरह से नंबर ऑफ एटम्स को सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ एटम N इज इक्वल टू MNA अपॉन कैपिटल M। एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट को यूज करके यहां पर हम गिवन मास में जो एटम्स अवेलेबल हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं और एटम्स से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उसके थ्रू हम ये N कैलकुलेट करके Q की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। चार्ज के रिगार्डिंग आपको याद होना चाहिए कि चार्ज एडिटिव होता है, चार्ज कंजर्व रहता है और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट इज आपको नॉलेज होना चाहिए इलेक्ट्रिक फोर्स का। इलेक्ट्रिक फोर्स टॉपिक आपने डिटेल में डिस्कस नहीं करना है। इसमें डायरेक्टली आपको कूलॉम्स लॉ आना चाहिए, एंड कूलॉम्स लॉ दैट यू नो वेरी वेल, इट इज हियर। 2 चार्जेस Q1 Q2 आर गिवन टू यू, डिस्टेंस बिटवीन देम इज R, और यहाँ पे जो फोर्स एक्सर्ट होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। जो ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वहाँ तक हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपने जरूर दिमाग में रखनी है वो ये है कि आपको जो इलेक्ट्रिक फोर्स मेंशन्ड है, इस इलेक्ट्रिक फोर्स को होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग कोई फोर्स ही बैलेंस करेगा। इट मीन्स हो सकता है इस फोर्स को आपको टेंशन से रिलेट करना हो सकता है इस फोर्स को आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ कंपेयर करना हो, या फिर फ्रिक्शनल फोर्स भी हो सकता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा वो इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि आपके पास 2 थ्रेड्स हैं और उन पे हमने 2 चार्ज बॉडीज को सस्पेंड कर दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में इस प्रॉब्लम को कैसे डिस्कस किया जाएगा। दिस एंगल इज थीटा। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास जो रिजल्ट आता है इट बिकम हियर F इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू mg टेंजेंट थीटा। तो यहां से आपको फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। इन छोटी छोटी बातों को आपको दिमाग में रखना होगा। इसी इलेक्ट्रिक फोर्स में जो नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम बन सकती है वो ये हो सकती है कि आपके पास 2 आइडेंटिकल बॉडीज गिवन हैं, वो चार्ज बॉडीज हैं, और फिर हम किसी थर्ड बॉडीज को जो कि आइडेंटिकल है उसको पहली बॉडी से टच करते हैं, फिर सेकेंड बॉडी से टच करते हैं, फिर अल्टीमेटली उसको हटा देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इस सिचुएशन में अभी चार्ज इक्वली डिवाइड होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं
उन क्वेश्चंस को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आपने उस लिंक पे जाकर के इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहीं पे इलेक्ट्रिक फोर्स टॉपिक में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो हमें अच्छी तरह से आनी चाहिए, और वो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज हियर, ये होता है K इज इक्वल टू, इट इज हियर फोर्स बिटवीन चार्जेस इन एयर अपॉन फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस व्हेन हेल्ड इन अ मीडियम हैविंग सेम सेपरेशन। तो ये इंफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए, एज वेल एज आपको नॉलेज होना चाहिए कि मेटल के लिए जो K हम यूज करते हैं दैट K कम्स आउट टू बी इन्फिनिटी। ये बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए आपको। तो आपको 2-3 मटेरियल का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K भी याद होना चाहिए। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी मीडियम का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, अगर हम टेम्परेचर को रेज करते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीज हो जाता है। आपने डायलेक्ट्रिक पे बेस्ड एक और डिफरेंट क्वेश्चंस को जरूर दिमाग में रखना है। वो क्वेश्चन ये है कि आपके पास 2 थ्रेड्स गिवन है, यहाँ हमने मेटल स्फीयर को सस्पेंड कर रखा है और इक्विलिब्रियम में उनके बीच का एंगल ये 2 थीटा आपको मेंशन है प्रॉब्लम में। जो मेटल स्फीयर है उसका डेंसिटी रो है। अब आपने इस पूरे सिस्टम को लिक्विड में डिप कर दिया है। अगर ये लिक्विड में डिप हो गया है तो आप अच्छी तरह समझ गए कि लिक्विड के अंदर अब जो फोर्स लगेगा वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। और लिक्विड की डेंसिटी अगर आपको गिवन है तो उस सिचुएशन में जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा आता है K इज इक्वल टू रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। इस टाइप की प्रॉब्लम को भी आपने प्रिपेयर करना है। इस डिस्कशन में आपने एक और इंपॉर्टेंट यूनिट को भी याद रखना है, और वो है हमारा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसके यूनिट का भी आपको नॉलेज होना चाहिए और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपको याद करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बैकबोन है। तो इसको आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इस टॉपिक से हमारे पास 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले आपको बेसिक्स पे ध्यान देना है। बेसिक्स में ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इसके यूनिट्स क्या हैं और इसकी डायरेक्शन क्या होती है। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हम यूज करते हैं इनको कैसे डिफाइन किया जाता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या हैं, और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं उनको हम डिफरेंट चार्ज कन्फिग्रेशन के लिए कैसे ड्रॉ करते हैं। आपके पास पॉइंट चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, या कोई आपके पास कोई शीट गिवन है या डाइपोल गिवन है, उनके लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे ड्रॉ कर दी जाती हैं। जब हम बेसिक्स की बात करते हैं, इस बेसिक्स पे आपने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है, वो ये है कि आपको न्यूट्रल पॉइंट को लोकेट करना होता है कि 2 चार्जेस आर गिवन टू यू, तो उन चार्जेस की वजह से न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा। अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं तो इन बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग देम होगा, अगर एक प्लस है एक माइनस है तो जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा वो साइड में आएगा और उस तरफ आएगा जहाँ पर कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली हमारी प्रॉब्लम्स में बनते हैं। एक पॉइंट आपने और ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल अगर आ जाता है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फोर्स लगना शुरू हो जाता है चार्ज पार्टिकल पे, और वो फोर्स क्या होता है F इज इक्वल टू QE। तो आपने ध्यान में रखना है कि किसी प्रॉब्लम में अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना है कि चार्ज पार्टिकल को S डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, या डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज पार्टिकल हमें सॉल्व करना है, तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सिंपल काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस को यूज करना पड़ता है। दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो वहां पे प्रॉब्लम आती है एक्सेलेरेशन की, तो एक्सेलेरेशन हम यहां से सॉल्व कर सकते हैं। f इज इक्वल टू QE आपको मेंशन्ड है, f इज इक्वल टू ma हो जाएगा आपके पास, और ma इज इक्वल टू QE। तो यहां से हम एक्सेलेरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इट बिकम हियर QE बाई m। इस तरह से अगर हमें बेसिक्स का नॉलेज है, फंडामेंटल का नॉलेज है, तो हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल है तो उसको किस तरह से स्टडी किया जाएगा, उसके लिए सबसे पहले आपको यही एक्सेलेरेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। एनसीईआरटी की एक प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो प्रॉब्लम यह है कि चार्ज पार्टिकल्स किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर चुके हैं। तो आपको इस प्रॉब्लम में ये बताना है कि जो Q बाई एम होगा वो किसका मैक्सिमम होगा। तो जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो Q बाई एम इज प्रोपोर्शनल टू y। डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, हमें देखते हैं कि जो थर्ड पार्टिकल है इसके लिए डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, तो Q बाई एम मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने प्रिपेयर करना है। आपने ये देखना है
कि अगर चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, इट विल बी पैराबोला। वो डेरिवेशन आपको आना चाहिए। एज वेल एज आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ज पार्टिकल अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कि यूनिफॉर्म है उसमें मोशन में है तो हम उसकी वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसकी वेलोसिटी दो डायरेक्शन में होगी, एक्स एक्सिस में भी होगी तो वाई एक्सिस में भी होगी। इस तरह की प्रॉब्लम्स को आपने बहुत केयरफुली डिस्कस करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल को आपने बहुत केयरफुली प्रिपेयर करना है। इलेक्ट्रिक डायपोल में एक तो डेफिनेशन क्या होती है डायपोल की, इसका यूनिट क्या होता है, इसके लिए जो हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर P को डिफाइन करते हैं उसकी डायरेक्शन हमेशा -q2 + q होती है। इन सब बातों का आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको यह भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जब भी हम 2 और 3 डायपोल्स को एक साथ डिस्कस करते हैं तो वहां पे रिजल्टेंट जो P निकलेगा वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर डिस्टेंस से आप निकाल सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ को आप यूज कर सकते हैं। आपको यह भी नॉलेज होना चाहिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम इस तरह से दे दी गई है, इस तरह से आपको पूछा गया है कि यहाँ पे +2q चार्ज है, यहाँ पे -q चार्ज है, यहाँ -q चार्ज है, इस प्रॉब्लम के लिए आपको नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट सॉल्व करना है। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाएगा। तो यहाँ पे -q चार्ज है, यहाँ पे 2q है, डायपोल नहीं बन रहा है। डायपोल में इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हमें रिक्वायर्ड होते हैं। ये माइनस में है, ये 2q आ गया, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड -q। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप इस तरह से अज्यूम कर सकते हैं कि -q है, ये 2q आपके पास था, आपने इसको +q एज वेल एज +q इस तरह से मेंशन कर लिया है और ये हमारे पास -q है। तो आप बड़े केयरफुली देखेंगे कि -q +q, एक डायपोल हमारा यहां बन जाएगा। डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज एक्टिंग फ्रॉम -q to +q, तो एक डायपोल मोमेंट आपका ये आ जाएगा P1 एज वेल एज, अब यहाँ पे -q है, एक +q आ गया, तो एक डायपोल आपका इस डायरेक्शन में भी बन जाएगा P2। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। दिस एंगल बीइंग 60 डिग्री, क्यों? क्योंकि आपके पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो इस तरह से अब हम इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को बहुत केयरफुली समझना है और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को जरूर सॉल्व कर देना है। इसी इलेक्ट्रिक डायपोल में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बहुत केयरफुली प्रिपेयर करना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। दोनों केसेस में आपको शॉर्ट डायपोल के लिए डिस्कस करना होता है और आपको यह प्रूव करना होता है कि E एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल। लेकिन आपने एक बात का और ध्यान में रखना होता है कि जो E एक्सियल और E इक्वेटोरियल की डायरेक्शन होती है ये अपोजिट होती है। E एक्सियल इज सेम एज P जहां डायपोल मोमेंट होता है एंड E इक्वेटोरियल इज अपोजिट टू P। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो एंगल बनता है E एक्सियल और E इक्वेटोरियल के बीच का, इनकी डायरेक्शन के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। यहाँ पे एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन की जब भी बात आती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डिपेंडेंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडिंग ऑन 1/r³। ये बात आपने दिमाग में रखनी है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। मींस अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के लिए जो डिपेंडेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ 1/r² होता है, लेकिन डायपोल के लिए 1/r³ होता है। कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से अगर चेंज हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E/8 है, देन इट बिकम E/27, देन इट बिकम E/64 लाइक दिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है वो 1/2⁻³ में है, यहाँ पे 1/3⁻³ में है, यहाँ पे 1/4⁻³ में है। इस तरह से आप लोकेट कर सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से हम कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक डायपोल होगा। तो इस बात को आपने दिमाग में। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक डायपोल के है जिसको आपने प्रिपेयर करना है वो है डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल को जब भी हम यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल and it is here PE sin theta, that is वेक्टर फॉर्म में आपका क्वेश्चन बनता है P क्रॉस E। यहीं पे थर्ड पार्ट इज आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि डायपोल को रोटेट करने में कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन कम्स आउट टू बी PE1 माइनस cos थीटा, ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए। एंड फोर्थ इज व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल in external electric field, and it comes out to be E is equal to
माइनस पीई कॉस थीटा। आपको ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब थीटा 0 हो, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 180 हो। ये जो फॉर्मूले मैंने सामने लिखे हुए हैं, इन फॉर्मूले पे बेस्ड प्रॉब्लम्स मोस्टली हमारे बोर्ड एग्जाम में आती है। तो आपको चाहिए कि टॉर्क इज गिवन टू यू पी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, P विल बी गिवन टू यू Q इंटू 2L। तो यहां पर आपको 2L डाइपोल लेंथ होती है, P इटसेल्फ डाइपोल मोमेंट होता है। तो अगर आपको डाइपोल मोमेंट गिवन नहीं है तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। चार्ज की रिक्वायरमेंट है, चार्ज यहां से कैलकुलेट हो जाएगा, P हम यहां से सॉल्व कर सकते हैं। यहीं पे काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि डाइपोल को अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग विथ पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग विथ डिस्टेंस। तो ऐसी सिचुएशन में डाइपोल पे फोर्स भी लगता है एज वेल एज टॉर्क भी लगता है। टॉर्क का आपका फॉर्मूला एज सच यही रहेगा, और जो फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स बिकम हियर पी एक्स डेल ई बाई डेल एक्स, पी वाई डेल ई बाई डेल वाई, एंड पी जेड डेल ई बाई डेल जेड। तो ये एक एडिशनल फॉर्मूला है जिसका आपको नॉलेज होना जरूरी है। ये कब है फोर्स का फॉर्मूला, व्हेन द डाइपोल इज हेल्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, whereas when dipole is held in uniform electric field the force become 0। इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन हमारा ये है कि कोई डाइपोल आपको मेंशन्ड है, द डाइपोल इज हेल्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। नाउ द डाइपोल इज स्लाइटली डिस्टर्ब्ड, आपने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया है, एंड द सिस्टम इज रिलीज्ड, देन प्रूव दैट दिस डाइपोल विल एग्जीक्यूट SHM and find out its time period. Its time period comes out to be T is equal to 2 pi under root I by PE। यहाँ पे I हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और PE ये दोनों वेल नोन है। दिस P is electric dipole moment and E is the electric field in which dipole is held। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड जो डेरिवेशंस हैं एज वेल एज जो न्यूमेरिकल्स हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक को क्लिक करके आप डेरिवेशन एज वेल एज न्यूमेरिकल उनको देख सकते हैं, वहां से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक में जो लास्ट डिस्कशन हमारा आता है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बेस्ड 5 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्टली हमारी बोर्ड एग्जाम में बनता है। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में रखनी है, जब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ते हैं, ई डॉट एरिया वेक्टर जो भी हम लेते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं phi is equal to इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। ये टोटल फ्लक्स हमारे पास होता है। तो आपने जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिमाग में रखनी है वो ये है कि यहाँ पे जो E और A है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा होता है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आता है EA cos थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इस पे जो एरिया वेक्टर प्लॉट किया जाएगा वो एरिया वेक्टर जस्ट परपेंडिकुलर यहां आएगा। तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इसमें कई बार प्रॉब्लम्स में आपको जो एंगल गिवन होता है वो प्लेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का गिवन होता है। ये बात आपने बड़े ध्यान से समझनी है कि कुछ क्वेश्चंस में आपको एंगल प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का मेंशन्ड होता है। अब इस थीटा को कैलकुलेट करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दिस थीटा अगर बाय द वे एंगल अल्फा है, तो उस कंडीशन में जो थीटा होगा ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। इट मींस जब भी कोई प्रॉब्लम आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हो और उसमें एंगल गिवन हो, तो आपने जरूर चेक करना है पहले कि जो एंगल थीटा है वो प्रॉब्लम में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का गिवन है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्लेन के बीच का एंगल है। तो आपको वहां पे थीटा की रिक्वायरमेंट होती है, वो आप इजीली चेक कर सकते हैं। दूसरा, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट आना चाहिए, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन प्रिपेयर करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक डिफरेंट यूनिट होता है जिसको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्किप कर जाते हैं, तो वो यूनिट हमारे पास होता है वोल्ट मीटर। इस यूनिट को बच्चे मिस कर जाते हैं, उनको लगता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वोल्ट पर मीटर होता है, लेकिन ये वोल्ट मीटर। जब भी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना होता है कि प्रॉब्लम में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो उससे रिलेटेड एनसीईआरटी प्रॉब्लम हमारे पास है, ये प्रॉब्लम मॉडिफाई होकर भी आपके पास पूछी जा सकती है। तो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
जो बेसिक फंडामेंटल हैं उनको आपको बड़े ध्यान से यूज करना पड़ेगा। इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा लाइक एज अल्फा एक्स प्लस बीटा, इस तरह से आपको दे रखा है। तो आपने बड़े ध्यान से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। तो जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे आप इन फेजेस को पढ़ेंगे। एक फेज हमारे पास ये हो गया और सेकेंड फेज हमारे पास ये हो गया। बाकी जो रेस्ट ऑफ द फेजेस हैं उन रेस्ट ऑफ द फेजेस पे फ्लक्स जीरो हो जाएगा। उसकी वजह ये होती है कि रेस्ट ऑफ द फेजेस पे जो हम एंगल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का और नॉर्मल के बीच का, एरिया वेक्टर के बीच का, वो 90 आ जाएगा। और हम अच्छी तरह जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू EA cos 90, cos 90 जीरो हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है एज वेल एज एरिया वेक्टर भी यहाँ है। E1 इज हियर, एरिया वेक्टर A इज हियर। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ गया E2 और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने जरूर प्रिपेयर करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज द गॉसेस थ्योरम। तो गॉसेस थ्योरम को आपने बहुत केयरफुली यूज करना है किसी भी प्रॉब्लम में। तो गॉसेस थ्योरम में ये होता है आपके पास कि टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब कभी भी आपको अगर फ्लक्स कैलकुलेट करना है और आपको चार्ज गिवन है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर दीजिएगा फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज आपको गिवन है तो आप फ्लक्स को सीधे सॉल्व कर सकते हैं। लाइकवाइज आपके पास प्रॉब्लम ये है, ये कोई क्यूब मेरे पास है और इस क्यूब में अ चार्ज इज हेल्ड एट इट्स सेंटर। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस पूरे क्यूब पे कितना फ्लक्स बनेगा दैट यू नो वेरी वेल, Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज हियर। यही क्वेश्चन अगर ये पूछता है कि इसके बेस पे आपको फ्लक्स निकालना है तो कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। यहीं पर अगर ये चार्ज आपके किसी इस क्यूब के कॉर्नर पे रखा हुआ है लाइक दिस वन और चार्ज इज हेल्ड हियर, चार्ज यहाँ पे आपने रख दिया है, तो इस पूरे क्यूब में कितना फ्लक्स बन जाता है ये आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। इट बिकम 1/8, पूरे क्यूब पे 1/8 आ जाएगा। तो फ्लक्स ऑन क्यूब बिकम हियर 1/8 ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहीं पे अगर आपको किसी एक बेस पे फ्लक्स कैलकुलेट करना है इस सिचुएशन में तो उस केस में जो आपका फ्लक्स बनेगा बेस के लिए वो बन जाएगा 1/24 टाइम्स ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये कुछ एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा था कि आपको अगर चार्ज गिवन हो तो फ्लक्स को आपको इस तरह से सॉल्व करना होता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन एग्जामिनेशन का हमारा बनता है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो जो अभी प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया था उस कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि आपके पास अगर इस तरह से कोई 2 सरफेसेस गिवन है, ये सरफेस S1 है, ये सरफेस S2 है, तो आप ये देखेंगे यहाँ पे कि अगर बाय द वे इसके अंदर चार्ज Q है, यहाँ चार्ज 2Q है, तो जब हम फ्लक्स की बात करेंगे S1 के लिए तो फ्लक्स में जो Q हम यूज करते हैं, ये जो Q आपने यूज किया है इट इज योर चार्ज एनक्लोज्ड। तो जो चार्ज एनक्लोज्ड है उसकी वजह से फ्लक्स बनेगा। S1 को पढ़ेंगे तो सिर्फ Q आएगा और जब S2 को पढ़ेंगे तो 2Q प्लस Q 3Q हो जाएगा। इन बातों को आपने ध्यान में रखना है। प्रॉब्लम आपके पास इस तरह से भी आ सकती है कि कोई वायर आपको गिवन है, इस वायर को हमने चार्ज कर रखा है, अब इस वायर पे आपको चार्ज को सॉल्व करना पड़ेगा बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन चार्ज डेंसिटी। इस टाइप के जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड जो वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूंगा, आप वहां से लिंक को क्लिक करके इन वीडियो को जरूर देख लेना। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनता है वो ये है कि आपके पास इस सरफेस के अंदर जो चार्ज Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, आपका प्रॉब्लम ये है इस पॉइंट P पर जो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो किस किस की वजह से होगा। तो ये सिचुएशन आपने ध्यान में रखनी है कि जो P पर फ्लक्स बनेगा वो Q1 Q2 की वजह से बनेगा, कि फ्लक्स इज ओनली ड्यू टू चार्ज एनक्लोज्ड। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर बनेगा वो सब की वजह से बनेगा, Q1 Q2 Q3, all the charge will contribute to the electric field, whereas flux is only due to the charge enclosed। अब इस टॉपिक में जो स्टार्टिंग से मैं बोल रहा था कि हमारे पास 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। वन इज द लाइन चार्ज एंड सेकेंड इज थिन चार्ज शीट। तो लाइन चार्ज की वजह से जो इन्फाइनाइट लॉन्ग चार्ज हमारे पास होता है, बाय यूजिंग गॉसेस थ्योरम हाउ टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो रिजल्ट आपको याद है E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, इसको आपने गॉसेस थ्योरम की हेल्प से ड्राइव करना है। यहां पे आपको इसको ड्राइव करने के बाद आपको ये इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होता है उसका ग्राफ कैसे बनेगा, लाइक दिस। ये ग्राफ का भी आपको नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद थिन चार्ज शीट, ये टॉपिक हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
इसको आपने डेफिनेटली प्रिपेयर करना है। और यहाँ से आपका प्रॉब्लम ये होता है कि डिस्टेंस r पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉल्व करना है बाय यूजिंग दिस थिन चार्ज शीट एंड योर आंसर कम्स आउट टू बी E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज शीट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ दिस डिस्टेंस r। इसका अगर ग्राफ आपको पूछा गया प्रॉब्लम में तो आपने सिंपली इस तरह से इस ग्राफ को ड्रॉ कर देना है। इट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ r। स्ट्रेट लाइन हमारे सामने आ जाएगी। एक बात का और ध्यान में रखना है कि इसी प्रॉब्लम के जो थिन चार्ज शीट की मैं बात कर रहा हूं, बाय यूजिंग दिस रिजल्ट आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होता है उसको ड्राइव करना है। तो ये रिजल्ट भी आपने प्रिपेयर करना है। या आपके पास प्लस सीट है या आपके पास माइनस सीट है, जिसको हम कैपेसिटर बोलते हैं, नेगेटिव सीट है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो आप जानते हैं यहाँ जो फील्ड बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा इस साइड में और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। इस तरह से आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है एज वेल एज गॉसेस थ्योरम है, इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इन टॉपिक्स पे बेस्ड जो थ्योरी पार्ट है एज वेल एज जो न्यूमेरिकल्स हैं प्लस जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं उनके वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूं। आप उस लिंक पे जाकर के उन वीडियो को जरूर देखिएगा।